अनगाइडेड मीडिया। तो इसमें इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसपोर्ट। जो सिस्टम है अनगाइडेड मीडिया का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए को ही यूज करते हैं हम लोग। वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसलिए इसको वायरलेस भी कहा जाता है। तीन तरह का मुख्यतः होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। दैट इज वन इज रेडियो वेव्स, another is microwaves, and the third one is infrared। तो ये मूलतः जो भी वायरलेस हम लोग आज के डेट में यूज कर रहे हैं, वो चाहे वो मोबाइल फोन हो, वॉकी टॉकी हो, या फिर रेडियो हो, रेडियो किसमें सब लोग जानते हैं, और या फिर इंफ्रारेड हो, इसी तीनों स्पेक्ट्रम में ही हम लोग जनरली काम करते हैं। और लाइट का जहाँ तक है वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का है, लेकिन उसको अभी तक हम लोग वायरलेस मोड में यूज नहीं कर पाए। सो ये हमारा स्पेक्ट्रम है जो कि 3 किलो हर्ट्ज से लेके 900 टेरा हर्ट्ज तक जाता है। लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो 400 टेरा हर्ट्ज से 900 टेरा हर्ट्ज के बीच में जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दो चीज खास बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं, उसमें दो चीज मेन है। एक है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिग्नल, दूसरा है सिग्नल का बिहेवियर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसीज। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग बिहेवियर शो करता है। साथ में फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे चेंज करता है तो उसका प्रॉपर्टीज, दैट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, कितना हम सिग्नल को फ्रॉम द सोर्स टू रिसीवर डायरेक्ट कर सकते हैं, ये भी चेंज करते रहता है बेस्ड ऑन द रेंज, बेस्ड ऑन द गिवन रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो हम लोग मूलतः इसी रेंज पे, ये जो रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, तो रेडियो एंड माइक्रोवेव आर समवट ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम, बट इंफ्रारेड हैज ए डिस्टिंक्ट रेंज। और तीसरा जो इसमें है वो है पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। कोई भी सिग्नल को हम कितने पावर से सेंड कर सकते हैं। तो तीन इसमें एस्पेक्ट्स है। एक है पावर, दूसरा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, एंड द थर्ड इज सिग्नल बिहेवियर, वो किस फ्रीक्वेंसी में किस तरह से बिहेव करता है। तो पहला देखते हैं इसका प्रोपागेशन, नेचर ऑफ प्रोपागेशन। तो दो तरह से, तीन तरह से प्रोपागेट करता है। एक है ग्राउंड पे प्रोपागेशन, दूसरा है स्काई पे प्रोपागेशन, एक और प्रोपागेशन। सो व्हाट इज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन? तो जब कोई वेव अर्थ के गोलाई को फॉलो करता है, देन इट इज कॉल्ड द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। दैट इज, इट फॉलोज द कंटूर ऑफ द अर्थ एंड कैन प्रोपगेट वेल अप टू विजुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। जहां तक क्षितिज दिखता है, जहां तक दृष्टि हमारा जाता है, तब वहां तक वो प्रोपगेट कर सकता है अर्थ के इस गोलाई को पकड़ते हुए। ये गोलाई क्यों वो पकड़ता है? बिकॉज स्लो डाउन, बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन ऑफ द वेव फ्रंट बाय द इंड्यूस्ड करंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द अर्थ। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग छोड़ते हैं, उसके कारण एक करंट, पैरेलल करंट अर्थ में जनरेट होता है। ये जो करंट है, इस करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, इसका वेव फ्रंट को आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसका वेव फ्रंट जो है स्लो डाउन हो जाता है। उसका जो वेव का जो कदम है, जो स्टेप्स है, वो थोड़ा स्लो डाउन होता है, और धीरे धीरे वो वेव जो है वो मुड़ते चले जाता है। So at every point, because there is a parallel current at every point of the curvature of the earth, so at every point the wave goes on bending according to the curvature of the earth. दूसरा इसमें क्या है कि it has a scattering effect in low frequencies in the upper atmosphere। तो अगर हम ग्राउंड प्रोपेगेशन में बात करें तो इसका एक स्कैटरिंग इफेक्ट है अपर एटमोस्फेयर में, मतलब ऊपर की तरफ अगर इसको हम भेजें तो एक स्कैटरिंग, तो इसीलिए इसको हम ऊपर की तरफ भेज नहीं सकते, और इस लोअर फ्रीक्वेंसीज को हम लोग जनरली ऊपर की तरफ नहीं भेज सकते। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द सिग्नल, दैट इज सिग्नल, जैसे थोड़ा देर पहले बात की कि सिग्नल का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी का नेचर, और सिग्नल का स्ट्रेंथ, इसी के ऊपर हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है पूरी तरह से निर्भर करता है। देयर इज ए विन विन सिचुएशन बिटवीन दीज थ्री फैक्टर्स। इन्हीं तीन फैक्टर्स को लेके हम लोग जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं कि कहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी का वेव एस्टैब्लिश करना है और कहाँ पे किस तरह का एंटीना सिस्टम यूज करना है, ये सारा चीज इस तीन फैक्टर्स के काम आता है। सो ये जो डिस्टेंस है, ये सिग्नल के पावर पर, जैसे हमारा जो एम रेडियो आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो सिग्नल जो आता है, वो काफी दूर तक जाता है। तो दिस इज बिकॉज दिस इज द रेडियो, दैट इज इट इज द अर्थ प्रोपगेशन। क्यों? क्योंकि अर्थ के कर्वेचर को वो फॉलो करता है। दूसरा है
स्काई वेव प्रोपगेशन, दैट इज हम स्काई के आयनोस्फीयर को हम यूज करते हैं, दैट इज कि जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है वो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को रिलीज करेगा, और जो आयनोस्फीयर है वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होके फिर से अर्थ में रिफ्लेक्ट बैक होके इस तरह से बाउंस बैकिंग, हेंस बैक एंड फोर्थ बाउंस करते हुए वो हमारा रिसीविंग एंटीना तक पहुंचेगा। So a signal propagates through multiple reflections back and forth between Earth's antenna and the ionosphere in the upper atmosphere. देखा जाए तो ये रिफ्लेक्शन कहा जाता है, लेकिन ये बेसिकली ये रिफ्लेक्शन है नहीं, ये एक तरह का रिफ्रैक्शन है, क्योंकि जैसे 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 हम लोग आयनोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं तो डेंसिटी भी घटता है सिग्नल का, एयर का डेंसिटी भी घटता है, तो मीडियम का चूंकि डेंसिटी घटता है तो सिग्नल जो है वो मुड़ता चला जाता है, वापस फिर टकरा के फिर वापस उधर जाता है, फिर मुड़ता है। तो कहा जाता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये एक सॉलिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन प्योरली सेंस में ये नहीं है। हाँ, आयंस कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स इज रिफ्लेक्टेड, इज रिफ्रैक्टेड in between the path while approaching the ionosphere. A skywave can travel this way through a number of hops. तो बहुत से टकराव के बाद, बहुत सारे बाउंसिंग के बाद वो रिसीविंग एंटीना तक पहुंच सकता है। सिग्नल कैन बी पिक्ड अप by thousands of kilometers from the transmitter. तो दूर तक हम लोग इस आयनोस्फीयर को, जो कि पूरे पृथ्वी को घेरा हुआ है, दूर तक हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। तो ये इसमें थोड़ा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द सिग्नल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स डोंट ऑपरेट इन ग्राउंड वेव। जैसे अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, उसको हम लोग ज़्यादा डायरेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ग्राउंड वेव के जरिए प्रोपेगेट नहीं करते। सो वी नीड डायरेक्शनल एंटेनास, उसके लिए डेडिकेटेड एंटेना सिस्टम हमें एस्टैब्लिश करना पड़ता है। हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए हम लोग क्यों खोजते हैं? बिकॉज जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगा उतना ही ज़्यादा हमको बैंडविड्थ मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन हम उसमें पुश कर सकेंगे। अगर सिग्नल के पास ही फ्रीक्वेंसी कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जल्दी से जल्दी हम नहीं भेज सकते। तो कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है उसमें हम ज़्यादा बैंडविड्थ जो है, दैट इज रेंज, छोटा छोटा बैंड अगर निकालना है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में बहुत छोटा बैंड भी अगर होगा तो वो इफेक्टिव होगा। दैट इज व्हाई वी गो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। लेकिन इसमें एक विन विन सिचुएशन क्या क्रिएट होता है कि इसमें हमको डेडिकेटेड एंटेना लगाना होता है, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन हाईली फोकस्ड सिग्नल होते हैं, और एंड इस ट्रांसमीटर टू रिसीवर हमें लाइन ऑफ साइट में ये सिग्नल को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन एन अर्थ स्टेशन एंड अ सैटेलाइट ओवर इट, दैट इज नॉट बियॉन्ड द अर्थ। हम लाइन ऑफ साइट में सैटेलाइट को भी सिग्नल प्रोपेगेट कर सकते हैं, फ्रॉम द सैटेलाइट इट कैन आल्सो गेट द सिग्नल टू अनदर रिसीविंग स्टेशन, या फिर हम लोग ग्राउंड में भी फोकस्ड एंटेना के जरिए सिग्नल को प्रोपेगेट करा सकते हैं। For ground-based communication of high-frequency signals, the transmitting and the receiving antennas must be within the effective line of sight of each other. So here the word comes, that is effective. What is effective line of sight? So देखेंगे इस पे, तो LOS propagation, that is line of sight propagation, cannot be completely focused because it is affected by the curvature of the earth. तो जब भी एंटेना रिलीज करता है एक सिग्नल, तो कुछ सिग्नल जो है, जैसे कि हम लोग पहले बात किए थे कि कुछ सिग्नल जो है उसका पैरेलल करंट जो है अर्थ के कर्वेचर में क्रिएट होता है। तो एक सिग्नल का जो अगर एंटेना से देखा जाए तो ये उसका ऑप्टिकल लाइन ऑफ साइट, ऑप्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसके बाद उसको नहीं दिख रहा है कुछ, लेकिन सिग्नल का जो बेंडिंग है, सिग्नल अगर एंटेना से पैरेलल जब चलेगा, दैट इज पैरेलल टू द अर्थ सिग्नल जब चलेगा तो वो धीरे धीरे बेंड करेगा। ऐसा पाया गया है ऑप्टिकल सिग्नल का जो रेडियो हॉरिजन है, दैट इज जो रेंज है उसका, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है ऑप्टिकल हॉरिजन से। सो वी नीड टू एडजस्ट फॉर दिस इफेक्टिव लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर। अगर दो एंटेना मुझे एस्टैब्लिश करना है तो हमको इस दोनों एंटेना का हाइट इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों का जो इफेक्टिव लाइन ऑफ साइट है वो प्रॉपरली फॉलो करे और एक एंटेना जो सिग्नल है दूसरे एंटेना तक प्रॉपरली रीच कर सके। तो जो फॉर्मूला है ऑप्टिकल लाइन ऑफ साइट का, D is the distance of the optical line of sight, is 3.57 root over h, where h is the height of the sending antenna, and optical line of sight and the radio line of sight जो D है, जो रेडियो लाइन ऑफ साइट है वो 3.57, that is root over kh. K is the adjustment factor to account for refraction, क्योंकि सिग्नल रिफ्रैक्ट होता है तो कितना रिफ्रैक्ट होता
इस फैक्टर को, क्योंकि हम लोग अर्थ टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन अगर करेंगे, अर्थ में तो अर्थ का ही एटमोसफियर को, अर्थ का ही डेंसिटी को कंसीडर करेंगे, तो कितना रिफ्लेक्ट होगा, तो वो एक कांस्टेंट लगभग पाया गया है, इट इज 4/3। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं कि इसका भी ऐड करते हैं, इसका भी ऐड करते हैं, सो फॉर दिस एंटेना इट इज KH1 3.57 KH1, और फॉर दिस रिसीविंग एंटेना दिस शुड बी आल्सो KH1 KH2। सो दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, सो डी मैक्स कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि ये लोगों का जो रेडियो हॉरिजन है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करे और ये लोग कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली लाइन ऑफ साइट में पा सके। तो इट शुड बी डी मैक्स इक्वल्स टू D1 प्लस D2, जहाँ D1 क्या है, D1 इसका ये पार्ट है जो कि पहले एंटेना का रेडियो लाइन ऑफ साइट कितना डिस्टेंस तक जाता है, और D2 जो है वो दूसरे एंटेना का रेडियो लाइन ऑफ साइट है कितने डिस्टेंस तक जाता है। इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें मिलता है कि ओवर द हॉरिजन हमें कितना हाइट का एंटेना यूज करके कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दो एंटेनास को, दैट इज ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेनास। अब आता है कि जब हम टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन करते हैं इन वायरलेस मोड, सो देयर आर सम लॉसेस इन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। तो क्या क्या लॉस है, एक है फ्री स्पेस लॉस। फ्री स्पेस लॉस मतलब जब भी एक सिग्नल जनरेट होता है तो वो फैलता है, वो अपने जगह से थोड़ा डिस्पर्स करता है। तो एंटेना का जितना एरिया, जितना डिश, जो लोकेशन उसका फलक जितना खुला हुआ होता है, दैट इज द कर्वेचर ऑफ द रिसीविंग एंटेना, ओनली दैट मच कर्वेचर इज रिसीविंग द सिग्नल। Rest of the signal that is coming, that is going beyond the antenna is a net loss। तो ये एक तरह का फ्री स्पेस लॉस है, इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ सिग्नल जो है वो एंटेना को क्रॉस के आर पार चला जाता है, दैट इज उसको साइड से वो निकल जाता है, दैट्स ऑल, कैन वी कैनॉट फोकस द होल बीम टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो कुछ सिग्नल जो है वो अपने आसपास के पड़ोस से भी रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि जब हम टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशंस लगाते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, तो कुछ आसपास के जो इन्वायरमेंट है वो भी रिफ्लेक्शंस में काम आते हैं। दूसरा क्या है, एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन। तो एटमॉस्फेयर में टेरेस्ट्रियल मतलब जो हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम लगाते हैं, तो वहाँ पे रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड नॉट क्लाउड्स, ड्यू, फॉग्स, ये सारा फैक्टर्स काम में आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इन ये सब मीडियम से होते हुए जाता है तो अपना कुछ एनर्जी जो है उस जो मीडिया है उसमें वो लॉस कर देता है। सो सम ऑफ द signal loss is also happen in atmospheric due to atmospheric absorption, because we are working in our earth, and earth have different climatic conditions. Also in a crowded situation where there are so many objects between in nearabouts of the two antennas, तो वहाँ के आसपास में बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे एक मल्टीपाथ जो रिफ्लेक्शन है वो भी फैक्टर आ जाता है कि बीच का जो लेआउट है, लैंडस्केप जो है वो किस तरह का रिफ्लेक्शन सिस्टम देगा, आसपास का जो जो वस्तुएं हैं वो किस तरह का रिफ्लेक्शन सिस्टम हमें देगा। तो डेफिनेटली जब ये रिफ्लेक्शन, ये कार अगर कोई सिग्नल रिसीव कर रहा है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो दोनों सिग्नल में फेज का कुछ डिफरेंस होगा। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसीवर दैट इज फिट ऑन द on any device to accumulate, to aggregate that how to interpret this signal coming from different sources or different reflecting sources। तो अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सोर्सेज और डायरेक्टली फ्रॉम द एंटेना से जो सिग्नल आ रहा है, इन सब को एक्यूमुलेट करके किस तरह से इंटरप्रेट कर किया जाए, ये भी एक चैलेंज होता है रिसीवर के पास। सो इन केस ऑफ मल्टीपाथ कुछ सिग्नल यहाँ भी हमारा इम्पेयरमेंट होता है, क्योंकि सिग्नल का जो वेव फ्रंट एक दूसरे को काटता है, ओवरलैप करता है, तो नॉइज क्रिएट होता है। तो अगर जो सिग्नल यहाँ से सेंड हो रहा है वही सिग्नल अगर ऑपोजिट फेज में यहाँ पे इस कार के पास आएगा, तो इसका सिग्नल एक दूसरे को हो सकता है कैंसिल करे और हो सकता है इसको कम सुनाई दे। सो मल्टीपाथ इज ऑल्सो one of the criteria in which line of sight transmission in impairments can happen. Next is refraction। तो जब हम क्लाइमेट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब हम लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन करते हैं तो सिग्नल का रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि बिकॉज द अर्थ एटमॉस्फेयर हैव ए ग्रेडेड इंडेक्स ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी इसका हर लेयर पे अलग अलग है,
और ये टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ वो चेंज करते रहता है। तो डिपेंडिंग अपन, कभी कभी आप देखते होंगे कि वेदर खराब होता है तो आपको सिग्नल अच्छा नहीं मिलता है, आपके मोबाइल में भी सिग्नल अच्छा नहीं आता है। दैट इज बिकॉज कि हमारा ये जो टेरेस्ट्रियल सिग्नल है और ये माइक्रोवेव में हम लोग को सेंड हो रहा है, और ये इस पर ये सारा फैक्टर्स काम आता है, दैट इज आर प्लेइंग देयर रोल। सो दैट इज वाई कुछ सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट करके इधर उधर भटक जाता है, एंड वी कैन नॉट रिसीव those signals, so the signal strength drastically reduces due to reflection. तो ये चार मेन फैक्टर्स है इन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन लिंकर में। लेकिन फिर भी हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन में हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज कर सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। लेकिन इसमें कॉस्ट फैक्टर आता है कि हमें एंटेना सेटअप्स बढ़ाना पड़ता है, रिसीवर्स लगाना होता है, ये डिस्टेंस के बाद ये डिग्रेड करता है, और ये सारे फैक्टर्स भी साथ में है। ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी बैंड है। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो इसमें अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बांटा हुआ है। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज, वॉइस फ्रीक्वेंसीज, वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज बांटा गया है। ये उनका वेवलेंथ का ऑर्डर है और ये उनका फ्रीक्वेंसी रेंज का ऑर्डर है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे अधिक है, इसका मतलब इसमें हम सबसे ज़्यादा स्पीड में हम इसमें डेटा को भेज सकते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हम लोग जनरली जो जैसे बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे ये काम करता है। सो वी हैव मीन टू से वी हैव ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसीज। दैट थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि इंफ्रारेड का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, वो किसी के साथ जल्दी ओवरलैप नहीं करता है एक्सेप्ट लाइट, because it is very close to light. Infrared is a part of light spectrum. So और वो पूरी तरह से सब other frequencies से अलग है। So all the frequencies are somewhere they are overlapping with each other. रेडियो frequencies का अपना एक रेंज है, माइक्रोवेव का अपना एक रेंज है। So हम लोग जो काम करते हैं टेरेस्ट्रियल, माइक्रोवेव को हम लोग रडार में, एंटीनाज में, मैग्नेट्रॉन्स में और टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट ट्रांसमिशन में यूज कर सकते हैं। एंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, सेलुलर टेलीफोनी में यूज करते हैं, एम रेडियो में, एफएम रेडियो में, ये सब जगह पे यूज करते हैं। हालांकि कोएक्सियल केबल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है, बट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ केबलिंग, दैट इज ऑफ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में जो भी लिमिटेशंस है वो इस पर एप्लीकेबल है, साथ में इसमें एटेन्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये एक दूसरा टेबल है जो क्लियरली स्पेसिफाई करता है कौन सा फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है। टेबुलर फॉर्म है, वो ग्राफिकल फॉर्म था, और वो उसका प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हम लोग उसको यूज करते हैं। दैट इज इन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव लो एटेन्यूएशन, वेरी लो फ्रीक्वेंसीज का लो एटेन्यूएशन। जितने भी लो फ्रीक्वेंसीज है उनका एटेन्यूएशन मतलब डिग्रेडेशन फ्रीक्वेंसी का बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, उसका डिग्रेडेशन बहुत कम होता है। लेकिन जितना हाई फ्रीक्वेंसीज होंगे उसका, उसमें जितना मतलब एक विन विन स्ट्रैटेजी, उसमें हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं लेकिन उसमें डिग्रेडेशन का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। सो वी हैव टू ट्रेड ऑफ विद दोज characteristics. So choosing a wireless medium for our data transmission is basically the matter of trade-off about which type of applications we are going to impose. किस तरह का एप्लीकेशन पे हम लोग काम करना चाहते हैं। तो इंफ्रारेड है वो लाइन ऑफ साइट पे काम करता है, किस तरह का प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। इंफ्रारेड जैसे कंज्यूमर IoT हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वहाँ पे हम लोग इंफ्रारेड को यूज करते हैं। सो ये तीन तरह का बेसिकली वायरलेस ट्रांसमिशन है। इस पर थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं क्या है इसमें बात। सो रेडियो वेव्स डिस्क्रिप्शन omni directional in nature। तो कोई भी एक गोल स्फेरिकल मोड अगर बना देते हैं, इट इज एबल टू ट्रांसमिट द रेडियो वेव्स इन ऑल द डायरेक्शन, हर तरफ को ट्रांसमिट करेगा। इट डोंट रिक्वायर डिश एंटेनास, कैन बी रेडिएटेड बाय डोम एंटेनास। आप देखे होंगे जो निकोला टेस्ला का जो एंटेना था वो भी एक डोम एंटेना था। सो वो बेसिकली रेडियो वेव्स पे ही काम कर रहे थे और भी वो फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे थे। So they don't require directional antenna. That is, the dome antenna can transmit all the frequencies, the radio frequencies in all the directions. But it is susceptible to multipath interference. अगर उसी frequency band का या फिर उससे overlapping band का अगर एक FM चल रहा है यहाँ पे और बगल में कोई दूसरा FM स्टेशन है, तो हो सकता है दोनों का बैंड आसपास का हो या फिर ओवरलैपिंग या फिर बहुत ही क्लोज बैंड हो, तो हो सकता है डिस्टर्बेंस वहाँ ज़्यादा हो। तो
टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशन में अगर रेडियो वेव्स पे हम काम करते हैं तो दो नियर अबाउट फ्रीक्वेंसी बैंड जो है ओवरलैपिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है अगर आस पास में उनका ट्रांसमिशन हो रहा है। Can travel long distances in sky mode propagation because of their longer wavelengths। उनका जो फुटप्रिंट है दैट इज वेव का जो अपना स्टेप है, एक वेवलेंथ इज द स्टेप ऑफ ए वेव कि एक कदम में वेव कितना दूर कदम रखता है एक बार में। जैसे आप कदम उठाते हैं तो आप कितना दूर रख सकते हैं, एक जिराफ कदम उठाएगा तो कितना दूर रख सकते हैं। एवरी वेवलेंथ हैज ए स्टेपिंग, इट इज द स्टेपिंग लेंथ ऑफ द वेव। तो रेडियो वेव्स का जो लेंथ होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इसी कारण से वो लंबे दूर तक जा सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका पाव लंबा होगा तो वो दूर तक ही जाएगा। इट कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स, तो ये कंक्रीट वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि हम रेडियो वेव्स को अगर ट्रांसमिशन को यूज करें तो उसको हम नेटवर्क को बांटने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर बगल वाले रूम में रेडियो वेव्स से हम कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश किए हैं, इस रूम में हम दूसरा नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो ओवरलैप भी चल रहा है, इंटरफेयर भी चल रहा है। तो हम लोग एक तरह से अच्छा है कि हम लोग घर में बैठ के हम लोग सिग्नल पा सकते हैं, लेकिन दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है कि इसको रोकना भी मुश्किल है कि हम लोग नेटवर्क को तोड़ नहीं सकते हैं बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसीज और बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द रीच ऑफ द सिग्नल। सिग्नल के रीच पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये पहुंच जाता है, बहुत पेनिट्रेटिंग है। कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स हाईली रेगुलेटेड बाय अथॉरिटीज। तो ये सारा रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यूज करते हैं ये गवर्निंग अथॉरिटीज के हाथ में ही है। नथिंग इज फ्री। रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन मल्टीकास्ट। बहुत लोगों को जब मोर देन वन पीपल को अगर कम्युनिकेट करना है कैन यूज रेडियो वेव्स एंड AM FM कॉर्डलेस फोन्स जो रेलवे में यूज होता है और मिलिट्री में भी यूज होता है, दे यूज रेडियो वेव्स, टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम्स। These are the applications of radio waves. Next we move to microwaves. So they are highly directional. इसी पे हम लोगों का सारा मोबाइल वगैरह सब कुछ जो चलता है मूलतः इसी पे चलता है। We have it is having unidirectional in nature. वो highly focused होता है कि एक ही दिशा में वो चलता है। Can be used to establish point to point link। मतलब अगर हम चाहें कि मेरे हाथ पे एक स्टेशन है और हम सैटेलाइट पे एक स्टेशन है, हम अपने मेरे कॉलेज में एक VSAT स्टेशन लगाए हुए हैं और दैट्स वर्चुअल सैटेलाइट से कनेक्टेड करना चाहते हैं, सैटेलाइट डायरेक्टली लिंक करना चाहते हैं, सैटेलाइट से इंटरनेट लेना चाहते हैं। आई कैन यूज माइक्रोवेव्स टू कनेक्ट आवर नोड और द सिस्टम ऑफ नेटवर्क दैट इज इन आवर कॉलेज टू रिमोट सैटेलाइट थ्रू माइक्रोवेव। तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है और टेरेस्ट्रियल मोड में भी ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक एस्टेब्लिश करता है। फ्रीक्वेंसीज लाइज बिटवीन 1 to 300 गीगाहर्ट्ज। तो अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी बैंड हमको मिलता है और इस बैंड में हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। गीगाहर्ट्ज इट इज 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 दैट इज 299 गीगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है हमारे पास। रिक्वायर डायरेक्टेड डिश एंटेनास, लेकिन इसके साथ एक विन विन कंडीशन क्या आता है कि हमको एंटीना सिस्टम एस्टैब्लिश करना पड़ता है and that should be very focused। जिस तरफ से माइक्रोवेव आ रहा है और जिस तरफ जो पैदा कर रहा है that is that source should be directed towards the destination antenna for proper reception। Terrestrial microwave cannot travel long distance without repeaters। तो आप देखे होंगे कि अलग अलग टावर्स वगैरह जियो के इंस्टॉलेशन वगैरह होता है, तो उसमें कुछ एंटेनास जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ एंटेनास जो है वो रिपीटर्स होते हैं। तो मार्केटिंग भी इस पे होता है कि किसका सबसे ज़्यादा टावर सेटअप है, किसका सबसे ज़्यादा कवरेज है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द माइक्रोवेव, क्योंकि इनको रिपीटर्स चाहिए कि अगर रिपीटर्स नहीं हो तो इनका कवरेज जो है, इनका जो स्ट्रेंथ है वो गिरने लगता है, बहुत जल्दी फॉल करता है और इनको रिपीटर्स चाहिए ही चाहिए ताकि हमको स्ट्रेंथ कवरेज दे सके। वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज कैनॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स। इसमें एक अच्छा बात है कि ये वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, मतलब इसमें हम नेटवर्क बाइफर्केशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हाई फ्रिक्वेंसी है एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशन में, यहाँ तक कि सैटेलाइट एप्लीकेशन में भी ये रेन दैट इज अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उससे वो अफेक्ट हो जाता है। अगर आपके संस्थान में VSAT है, मैं एक जगह पे वर्क कर रहा था, वहाँ VSAT कम्युनिकेशन था। जब बादल होता था और जब पानी पड़ता था तब कम्युनिकेशन बंद हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका जो डिश एंटेना है जो टाटा स्काई और ये सब भी होगा, आप देखते होंगे कि जब बादल गिरता है या फिर बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश होती है तब वो कम्युनिकेशन डिसरप्ट होता है, क्योंकि वो अफेक्टेड होता है, उसका हाई फ्रीक्वेंसी जो वहाँ अफेक्ट हम बताए कि वो वहाँ पे एटेन्यूएशन होता है, लाइन ऑफ साइट पे काम कर होता है।
हाई बैंडविड्थ, क्योंकि 299 का गीगाहर्ट्ज का रेंज है, तो माइक्रोवेव में हम लोग को बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ अवेलेबल है। कुछ पार्ट ऑफ द ये बैंडविड्थ जो है वो यूज कर लिया गया है, अथॉरिटी से गवर्न होता है, कुछ पार्ट जो है वो फ्री। अच्छा, ये वाला जो एंटीना है ये एक हॉर्न एंटीना है, ये वेव प्रोड्यूसर है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहाँ पे कलेक्ट करता है, डेटा सिग्नल्स को कलेक्ट करता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। और ये जो है ये रिसीविंग एंटीना है, जो कि डिश शेप है, जो पैराबोलिक शेप का होता है, जो जो भी इनकमिंग रेज दैट इज जो सिग्नल है उसको वो फोकस करता है और रिसीवर के पास आता है। तो आप देख रहे हैं आपके घर के छत पे जो डिश टीवी का जो छतरी लगा हुआ है वो पैराबोलिक बेसिकली, तो वो कलेक्ट कर रहा है कहाँ से इंफॉर्मेशन, जो सैटेलाइट से, जो हॉर्न एंटेना से जो को डायरेक्ट किया जा रहा है वहाँ से वो कलेक्ट कर रहा है। सो उसका ओरिएंटेशन जो है सैटेलाइट की तरफ करना पड़ता है, नहीं तो वो रिसीव नहीं कर पाता। सो इट पॉइंट्स दैट इट इज हाईली डायरेक्शनल। थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं इसका। सो इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड टू कैन बी पुट एज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक विद सैटेलाइट एंटेना। फॉर एग्जांपल हमारा जो बड़ा बड़ा जो सैटेलाइट स्टेशंस है, तो वो लोग सैटेलाइट्स इसी तरह से माइक्रोवेव के जरिए ही कम्युनिकेट करते हैं। So more than one satellite stations can work together with a satellite antenna। और इसमें जरूरी नहीं है कि अगर ये इस जोन का अगर वेदर खराब है तो हो सकता है ये जोन काम करे। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमको माइक्रोवेव में मिलता है। साथ में you can use satellite to establish your own network। फॉर एग्जांपल ये VSAT यहाँ पे established है, यहाँ एक VSAT established है, ये 4 VSAT established है, चारों सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहे हैं और चारों VSAT जो है के पास अपना एक खुद का सेल्फ नेटवर्क है, लैन कहो या फिर मैन कहो, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो भी है, तो वो यहाँ से नेट को एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोवेव। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड पूरी तरह से अलग रेंज में आता है। शॉर्ट रेंज फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसीज जो है का जो रेंज है वो बहुत ही शॉर्ट है, और फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, दैट इज 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। ये वॉल को पेनेट्रेट नहीं करता है, दैट इज व्हाई वी कैन यूज इट दिस फ्रीक्वेंसी इन हाउस होल्ड एप्लायंसेस। इंफ्रारेड के जरिए हम लोग कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चला सकते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल ए माउस कैन बी इंफ्रारेड communicated with the system, a keyboard can be infrared, even even a that is the remote control that we use, that is also an infrared। अगर आप दो रिमोट घर में यूज कर रहे हैं तो दोनों रिमोट का एक दूसरे के साथ पेनिट्रेशन, दैट इज इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है। तो कैन इंटरफेयर ये, लेकिन सन रे से इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि इंफ्रारेड का कुछ जो पार्ट है वो लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम के साथ मैच करता है। तो अगर वीक लो फ्रीक्वेंसी में है तो वो सन रे के साथ इंटरफेयर करेगा। यूजेस लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, एलओएस प्रोपेगेशन पे भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इसका स्पीड जो है वो 5 मेगाहर्ट्ज तक जा सकता है। आज की डेट में जो IRDA जो है, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, एक संस्थान है जो इसका मान्यता को, स्टैंडर्ड्स को सेटअप करता है। तो पहले ये कम था, अभी ये आज के डेट में अगर इंफ्रारेड कीबोर्ड अगर लेते हैं तो उसका 5 मेगाहर्ट्ज तक उसका स्पीड रहेगा। सो इफ यू गो फॉर इंफ्रारेड, किसी के मोबाइल में अगर इंफ्रारेड डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, दैट इज तो ब्लूटूथ से भी ज़्यादा स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है। बट अलाइनमेंट रखना जरूरी है, अगर अलाइनमेंट होता तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया, एंड इस सेशन को यहाँ खत्म कर